हम सब की खैरियत के साथ साथ अगर हम ख़ित्ते पे नज़र डालें यानी मिडल ईस्ट की बात करें तो ऐसा लगता है वहाँ पे मामलात मज़ीद एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। पूरे वीकेंड और पिछले गुज़िश्ता हफ़्ते में आप सुनते रहे होंगे कि किस तरह अब लेबनान में ख़ास तौर पे जब हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप पे हमला हुआ है और हसन नसरुल्लाह के शहीद करने की ख़बरें आ रही हैं, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात वाइट हाउस की तरफ से इस बात को वाज़े किया गया है कि नोबडी इज़ मोर्निंग द डेथ ऑफ हसन नसरुल्लाह, यानी वो एक मतलूब दहशतगर्द थे। ये इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस अमेरिका ने सामने रख दिया है। दूसरा ये कि यकीनन यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में जब इजराइल ने एक दफ़ा फिर तमाम तर अपनी तनकीद को वार्ड ऑफ करने के लिए उसको एंटी सेमेटिज़म का नाम दिया तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक सुफरा और वहाँ पर मौजूद लोगों ने उनकी तकरीर का बॉयकॉट किया। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि उनके ऊपर कोई भी यानी इजराइल के ऊपर कोई भी इस तरह का दबाव बना पा रहा है कि वो डी एस्केलेशन की तरफ मामलात को लेकर जाए। और अभी जो हमारे पास लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि लेबनान में मज़ीद हमलों का इंदिया देते हुए वार्निंग्स इजराइल की तरफ से आ गई हैं कि कुछ ख़ास इलाकों पर बमबारी की जाएगी। वहाँ के लोगों को मतला किया जाता है कि वो इन इलाकों को छोड़ दें और यकीनन आने वाले दिनों में ये मामलात मज़ीद तकलीफ़ की तरफ जा रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका ताल्लुक़ लेबनान से है, राइट नाउ दे आर बेस्ड इन पेरिस, और उनका भी कहना ये है कि इस वक्त इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई। आइए उनका दज्जिया लेते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट के मामलात कितने हैं और क्या सूरत हाल में बेहतरी की कोई गुंजाइश है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हुमा, किस तरह देखती हैं, पहले हमने देखा कि ईरान में हमला करना और हमास की लीडरशिप को निशाना बनाना और अब हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप, इज़राइल इज़ डेफिनेटली नॉट बैकिंग ऑफ, लेकिन आप मामला को किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं, बिलखुसूस जो वाइट हाउस की तरफ से बयानात आ रहे हैं? देखिए, वाइट हाउस की तरफ से जो बयान आया उससे तो मुझे कोई ताजुब नहीं हुआ, क्योंकि मैं और आप अच्छी तरह समझते हैं कि ये अमेरिका की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इलेक्शंस हैं नवंबर में, और कोई जो है वो ख्वाब भी नहीं देख सकता वाइट हाउस में पहुंचने का अगर वो ज्यू लॉबी के दिन से बरखिलाफ जाए। तो इसमें तो मुझे कोई भाव नहीं। लेकिन आपने ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि कोई मॉर्निंग नहीं होगी, कोई सोग नहीं होगा। लेबनान में सोग है 7 रोज का, 5 रोज का सोग ईरान में है और 3 रोज का सोग इराक में है। तो दर हकीकत आप अगर देखें तो जो शिया रेजिस्टेंस या जो आर्क ऑफ रेजिस्टेंस है या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, उसको 7 अक्टूबर के बाद इजराइल खत्म करना चाहता है। तो उन्होंने पहले गजा किया, फिर ईरान को इंगेज करने की वॉर में कोशिश की ताकि ये खित्ते में इसका एक एक्सटर्नल डायमेंशन जुड़ जाए। अमेरिका ने भी उसको रेजिस्ट किया, जंग का हिस्सा बनना, और ईरान ने भी स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। लेकिन अब उन्होंने लेबनान पे हमला किए हैं और तवातुर के साथ कर रहे हैं, और यमन पे भी किए हैं, और उन पोर्ट्स पे किए हैं जिनको वो सप्लाई चेन समझते हैं आर्म्स की, फ्रॉम ईरान टू गजा एंड हिज़्बुल्लाह एंड एब्सोल्युटली। डॉक्टर हुमा, इसमें मुझे बताइएगा कि यूएस मिलिट्री ने इतवार के रोज़ एक दफ़ा फिर ये कहा है कि जो इंक्रीजिंग एयर सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ हैं मिडल ईस्ट में, उसको एक दफ़ा फिर उन्होंने वार्न किया है, उसका अहाता करते हुए एक दफ़ा फिर ईरान को कहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपैंड ना करे वरना इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। वैसे ही आपने देखा कि आपने जो बात कही कि हमास की लीडरशिप के बाद आयतुल्लाह की तरफ से बड़ी क्लियर डायरेक्शंस थी और ऐसा लगता है कि ईरान विल बी कहीं कोई ना कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन पेंटागन की ये वार्निंग किस तरफ इशारा कर रही है? बहुत ही खतरनाक इशारा है जी। अभी तक तो जो जंग थी वो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में थी जी, प्रॉक्सी वॉर थी। हमास और हिज़्बुल्लाह आर ईरान प्रॉक्सीज, और इजराइल कोशिश पहले भी कर चुका है कि ईरान जंग का डायरेक्ट हिस्सा बन जाए, क्योंकि फिर वो इजाजत देता है अमेरिका को जंग की डायरेक्ट हिस्सा बनने का। तो फिर एक दो बातें होंगी, एक तो ये फिर 2 रियासतों के बीच में जंग हो जाएगी और नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स के बीच में नहीं रहेगी, और उससे खतरनाक बात यह है कि ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। तो इस वक्त तो हम एक एक्सपेंडिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, नो रिस्ट्रेंट ऑन इजराइल, और बिल्कुल ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन जाए। रशिया और चाइना की तरफ से भी अभी तक
खामोशी है, लेकिन रशिया इस सूरत हाल को इस्तेमाल कर रहा है अपनी जंग में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही मखबूस सूरत हाल है। ऑयल प्राइसेस हैव स्टार्टेड इंचिंग अप यस्टरडे, सप्लाई चेन वेपनाइज हुई, जब पेजर्स को उन्होंने इस्तेमाल किया तो जो पूरी एक ग्लोबल कनेक्ट है वो समझे टूट। बिल्कुल। मुझे बताएं डॉक्टर हुमा के सफ़बंदियाँ जैसे आपने कहा कि इस वक्त हो रही हैं, बहुत जल्दी सबको ये फैसला करना पड़ेगा कि व्हाट साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आर दे साइडिंग विद। ख़ास तौर पे ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी सऊदी अरेबिया के लिए, यूएई के लिए और इजिप्ट के लिए। इस वक्त आप उनका झुकाव किस तरफ देख रहे हैं? दे सीम टू बी अलाइंग इन अ वेरी क्लोज अलायंस विद अमेरिका, लेकिन जिस तरह ये सिचुएशन आगे बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि ये अलायंस देरपा होगा? पाकिस्तान और लार्जली मिडिल पावर्स अमृत से आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि ग्लोबल पावर्स भी उससे आगे नहीं बढ़ रही हैं। और ईरान भी हत्तुल तवातुर ये कोशिश करेगा कि वो इस जंग में डायरेक्ट में जाए। ईरान की हमेशा इसमें ये स्ट्रैटेजी रही है कि वो जंग को अपनी दहलीज से दूर रखता है, और दो कोशिशें जो इजराइल ने की उस पर ईरान हिस्सा नहीं बना है डायरेक्ट वॉर का, और उन्होंने अपनी लीडरशिप को अंडरग्राउंड भी किया है, जिसका इस बात का इशारा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई एक ऐसा हमला इजराइल करेगा कि फिर ईरान का जंग से बाहर रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इस्माइल हानिया का जवाब ईरान ने नहीं दिया है। देखिए, अमेरिका जैसी ताकत, यूनिपोलर वर्ल्ड, उसकी पुष्टपनाही जिस मुल्क को हो, उसके साथ हेड ऑन जाना किसी भी रियासत के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि जो सो कॉल्ड इजराइल का राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, या वो जिसके तहत वो ये सब कुछ कर रहा है, वो किस नहज पर जाकर रुकेगा और कितने मुल्क बर्बाद होंगे, कितने खित्ते बर्बाद होंगे बिफोर नेथान्याहू थिंक के उनका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो पूरा हो गया। देखिए, अमेरिका ने भी उसामा बिन लादेन की एलिमिनेशन के बाद जंग खत्म कर दी थी। कौन मारा जाएगा जिसके बाद इजराइल जंग खत्म करने का ऐलान करेगा? अच्छा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आपने ये बात कही, क्योंकि इजराइल का जो क्लेम है, उसने कहा है कि नसरुल्लाह के साथ साथ, हसन नसरुल्लाह के साथ साथ 20 और हिजबुल्लाह के लीडर्स को इसमें एलिमिनेट किया गया। और जैसे आपने इशारा दिया इस्माइल हनिया का भी, क्या आप समझती हैं कि ये जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, जैसे आपने कहा हिजबुल्लाह एंड हमास, दे हैव बिन वीकेंड, यानी क्या इनकी लीडरशिप का ये नुकसान इनके कॉज को और इनके आगे बढ़ने को भी इनकी कमर तोड़ रहा है इस वक्त? देखिए, उस बात का जो तो नसरुल्लाह ने जो अपनी लास्ट स्पीच की थी उनकी शहादत से पहले, उसमें तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा था कि जी हम कमज़ोर हुए हैं, हमारी लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी 7 लोग को मार दिए गए थे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास अभी भी कैपेबिलिटी है काउंटर अटैक की, और अंदर से उनके ऊपर प्रेशर था कि वो अपने तमाम तर कैपेबिलिटी इस्तेमाल करें इजराइल को जवाब देने के लिए। और हिजबुल्लाह वो वाहिद एंटिटी है जिसने, अगर आपको याद हो, 2006 में इजराइल को एक सो कॉल्ड ब्लडी नोट दी थी। तो इजराइल के अंदर तो तकरीबन जश्न था जब नसरुल्लाह की एलिमिनेशन हुई है। वो 4 दिहाइयों से हिजबुल्लाह को लीड कर रहे थे, और उसमें उन्होंने बहुत मजबूत कर दिया था हिजबुल्लाह को। सही। और मुस्लिम वर्ल्ड में पिछली शिया आर के उनका बहुत असर रसूख था। तो अब इस वक्त मेरा ख्याल है कि रेजिस्टेंस कमज़ोर है। व्हाट डज़ इट मीन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो ईरान का नेबर भी है? और अगर हम अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की तरफ देखते हैं तो हसन नसरुल्लाह के एलिमिनेट किए जाने को, उनकी शहादत को पाकिस्तान ने एक रेकलेस एक्ट के तौर पे टर्म किया है। व्हाट डज़ इट मीन फॉर पाकिस्तान, डॉक्टर हुमा? मेरे ख्याल है पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना जकड़ा हुआ है कि वो मजम्मत तो करेगा फॉर लोकल कंजम्पशन, लेकिन उसके साथ साथ चॉइस ऑफ वर्ड में बहुत कॉशियस होगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है अमेरिका को हेड ऑन जाके ऑफेंड करने का। और दूसरी बात ये कि जी हम हकीकतें भूल जाते हैं, ये इब्राहिम अकॉर्ड जब हुए थे और ये जब 7 अक्टूबर का हमला हमास की तरफ से प्रोवोकेशन हुई, तो उससे पहले तो बिल्कुल तैयार बैठी थी अरब वर्ल्ड इजराइल को रिकग्निशन देने की, और अगर अरब वर्ल्ड रिकग्निशन देती तो कुछ पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी देते। तो मैं समझती हूँ कि अप एंड हुआ है सब कुछ इस सूरत हाल की वजह से।
मजम्मत ही आएगी सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से। मैम लास्ट क्वेश्चन टू यू, ऑल आइज ऑन MBS। MBS का क्या किरदार देखती हैं आप इस पूरे खित्ते की एस्केलेटिंग सिचुएशन को काम डाउन करने में? He's given some critical statements, but rather उनके statements भी जो हैं वो rebuilding of Palestine, help and support से ऊपर हैं। जंगबंदी की तरफ से कोई इतना कोई कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं आया, अलावा उसके कि वो इनिशिएटिव सपोर्ट कर रहे हैं जो कतर में इस वक्त हो रहे हैं। इसमें तो मेरे ख्याल सबसे अहम डेवलपमेंट है और जिसकी बात कम हुई है वो ये है कि जो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर हैं वो लेबनान पहुंचे हैं कल रात, तो सम 22 टन ऑफ एड लेकर, और वो कांटेक्ट में हैं वाइट हाउस की बैकडोर डिप्लोमेसी की तहत कोई इजराइल को रिस्ट्रेन किया जाए। कि बैकडोर डिप्लोमेसी में कि 10 महीनों में बहुत एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर हुमा बकाई। 40,000 लोगों की शहादतें फ़लस्तीन में हो चुकी हैं और अब ये जंग, ये कॉन्फ्लिक्ट लेबनान और सीरिया की तरफ भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हिज़्बुल्लाह और हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट करने के बाद ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस को काफ़ी नुकसान पहुँचा पाया है इजराइल, लेकिन व्हाट डज़ इट मीन फॉर द रीजन? और ख़ास तौर पर जैसे डॉक्टर हुमा बकाई ने कहा कि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा होता है व्हेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन अमेरिका, लेकिन क्या ये इलेक्शंस होने के बाद ये सूरत हाल बदलेगी?